हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स होते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एज अ ट्रेडर इंडिया में आती है तो इसके पास सिर्फ पॉलिटिकल पावर होता है और ये 1+24 मेंबर बॉडी होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में बढ़ जाता है, दो पार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है COD दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा होता है BOC दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली पॉलिटिकल पावर को देखता है इंडिया में और जो COD होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग अफेयर्स को देखते हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है इंडिया में, उसका सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस वो जो उनको पे किया जाएगा वो किया जाएगा इंडियन एक्सचेकर से। जो नेक्स्ट है वो है चार्टर एक्ट 1813। ये चार्टर एक्ट फर्स्ट आता है 1793 में। इसके 20 इयर्स के बाद 1813 में हमारा नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा। एक्ट के द्वारा क्या होता है, जो गवर्नर जनरल होता है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंसेंट से लॉ बनाएंगे। जो चार्टर एक्ट 1813 था उसके थ्रू क्या किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया गया जो गवर्नर जनरल के मेंबर्स थे उनके ऊपर। बेसिकली एक पावर का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेडर थी। होता क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वेल्थ को लेकर ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ की सोसाइटी में क्या होता है, एक इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। दैट इज़ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाते हैं, तो ये देखकर बाकी की जो कंपनी होती है उनको जेलस होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में या फिर कहीं पे भी अगर आप ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हो तो लोगों को आपसे बहुत जल्दी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से बाकी कंपनियों को प्रॉब्लम होने लग जाएगी। जो बाकी की कंपनीज होंगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बदनाम करना स्टार्ट करेगी ब्रिटेन में और चाहेगी कि इंडिया में वो भी ट्रेडिंग करे। तो जो बाकी की कंपनीज होती है उनको अलाउ कर दिया जाता है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी COD के पास दैट इज़ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये जो COD के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, BOC के मेंबर्स को देंगे ब्राइब। और मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड है दैट इज़ ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना, वो स्टिल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में ही होगा। और जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इनका अपॉइंटमेंट ब्रिटिश की क्राउन से होगा। अब दैट इज़ ब्रिटेन की पार्लियामेंट से होगा। पहले ये COD के थ्रू होता था। और ये जो एक्ट है इसके थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया गया। कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में, लोग क्रिश्चियनिटी को जानेंगे, समझेंगे और कन्वर्ट होंगे। इस एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपये प्रपोज किया गया कि एजुकेशन पे खर्च करना है, जो कि कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट के थ्रू सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ जो गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। बेसिकली गवर्नर जनरल क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जो कि कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और ये हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। जो गवर्नर जनरल हैं उनको बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये एक सेंट्रलाइजेशन के साइड फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे इनको कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं दिया जाएगा। इनके पास वही राइट होगा, वही सारे राइट्स होंगे जो बंगाल के और मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर जनरल के पास है। बस इनका नाम चेंज हो जाएगा गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो सेकंड हमारा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, दैट इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे पूरे इंडिया के। इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, एक और मेंबर को ऐड कर दिया जाता है, वो होंगे हमारे लॉ मेंबर। और जो फर्स्ट लॉ मेंबर थे इंडिया में
गवर्नर जनरल इन काउंसिल के वो थे लॉर्ड मैकाउले। अर्लियर 4+1 मेंबर्स थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। अब जो हमारे पास मेंबर होंगे वो होंगे 5+1 मेंबर, दैट इज 1 मोर मेंबर ऐड हो जाएगा, ये 6 मेंबर बॉडी हो जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। क्योंकि ये जो लास्ट पर्सन है ये है लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाउले। लॉर्ड मैकाउले बेसिकली क्या करेंगे, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज करेंगे और फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा 1834। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब कुछ यहीं से निकल कर आता है जो आज का मॉडर्न लॉ है। ट्रेड मोनोपोली को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया जाएगा। 1813 में ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश किया गया था, लेकिन ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना स्टिल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। यहाँ पे उसको भी कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया जाएगा। अब कोई भी किसी भी टाइप का ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं होगा। जो नेक्स्ट है वो है हमारा चार्टर एक्ट 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्टर एक्ट है वो हर 20 ईयर्स पे रिन्यू होता है। इस एक्ट के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल का, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको सेपरेट कर दिया जाता है। जो COD होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो नॉमिनेट करेंगे ICS के मेंबर्स को। एक कमेटी फॉर्म किया गया, मैकॉले कमेटी। ये क्या करेंगे, इस मैकॉले कमेटी के द्वारा जो इंडियंस हैं वो ICS एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इंडियंस कैन सिट इन ICS एग्जामिनेशन। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट इंडियन होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं ICS एग्जामिनेशन, वो होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। दैट 10 ईयर्स लेटर ऑफ चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, 10 साल के बाद। और एक्ट इम्प्लीमेंट होने के 9 ईयर्स के बाद ये बनते हैं ICS ऑफिसर। 1977 तक क्या होता है, ये मैकॉले कमेटी ही ICS एग्जामिनेशन को रन करती है 3 डिकेड ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तक। मतलब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके 3 डिकेड के बाद तक इसी कमेटी के अकॉर्डिंग ICS ऑफिसर इंडिया में फॉर्म किए जाते हैं। 1976 में कमेटी है कोठारी कमेटी, इसको फॉर्म किया जाता है, जो कि ICS एग्जामिनेशन को 3 पैटर्न में डिवाइड करते हैं, तीन डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आज का मतलब हमारा पैटर्न है। PT फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड मेंस होगा और थर्ड हमारा इंटरव्यू राउंड होगा। तो ये जो हमारा पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है, ये है 1976 में कोठारी कमेटी के फॉर्मेशन के बाद। सतीश चंद्रा कमेटी फॉर्म किया जाता है 1989 में। इसमें जो मेंस में एसे का पार्ट है उसको ऐड किया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है अलग कमेटी, जो कि 2001 में फॉर्म होता है और 2011 से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा CSAT का पेपर है वो ऐड किया गया 2011 में, एंड दैट कमेटी वॉज अलग कमेटी के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe.